चलो डोनाल्ड ट्रंप को देख लेते हैं वो कितने पानी से वो थोड़ी पानी में, उन्होंने नेटो को पानी में खड़ा कर दिया और वो भी ठंडे पानी में। हाँ ये तो है। अच्छा, तो एक तरफ ये कि वो यूक्रेन वॉर के हवाले से ज़ेलेंस्की को तनकीद का निशाना बना रहे हैं फुल टाइम के वो पैसे खा गए, दूसरी तरफ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, रशिया को इतना एज दे रहे हैं कि रशिया ने अप्रिशिएट किया डोनाल्ड ट्रंप को। व्हाट इज दिस पॉलिसी? वो कितना आगे जा सकते हैं? ज़ेलेंस्की के पहले दिन से खिलाफ है। वो कहता है ज़ेलेंस्की अनइलेक्टेड है, अथॉरिटेरियन है, इलेक्शन पोस्ट कर दिए, डिक्टेटर है, और यहाँ तक ये कि ये कहा नहीं मगर कहने को आते हैं कि ये तो सारे नाज़ीज़ हैं। ये जो नाज़िज़म जो है सारे, ये जो यूक्रेनियन रेजिस्ट ज़ेलेंस्की, ये सारे नाज़ीज़ हैं, फार राइट। तो मगर तो वो तो बड़ा ज़ेलेंस्की के खिलाफ है, और वो कहता है ज़ेलेंस्की ने ये सारा ड्रामा किया है। अच्छा, अब तो ज़ेलेंस्की भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब ज़ेलेंस्की की तो ये कोशिश है किसी तरीके के साथ यूरोपियंस को कहा जाए कि ठीक है जी, अमेरिका चला गया, तुसी सानू डिच करना तो कर दो, मगर अगर डिच किया तो ਤੁਹਾਡੀ वारी अगली। पोलैंड में वो आ जाएगा, पहले पूरा करेगा यूक्रेन, फिर पोलैंड में आएगा रशिया, द रशियन बियर विल स्टार्ट मार्चिंग अगेन। यूरोपियंस डरते हैं क्योंकि उन्होंने 20 साल 25 साल से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स ही नहीं किए। वो नेटो जब से आया अमेरिका कर रहा सब कुछ, अब वो उनको आदत पड़ गई है कि पैसे ही नहीं खर्च करना डिफेंस के ऊपर, और उन्होंने वादा भी किया था कि करेंगे अप टू 2.5%, वो भी नहीं किया। अब वो कह रहा है 5% करें। वो तो कोई आसान काम नहीं है, इतने पैसे ये डिफेंस पे कहाँ से लगाएंगे? ये तो इनकी इकोनॉमीज इतनी कमज़ोर हैं कि उड़ जाएंगे ये, अगर इतने पैसे इन्होंने डिफेंस पे लगाए। और अगर डिफेंस पे लगाए तो वक्त लगेगा ना, रीटूलिंग करना, सारी मशीनरी को, पैसे इकट्ठे करने, फिस्कल डिफिसिट्स को कंट्रोल करना, बजट्स को बनाना, कहाँ से आएंगे? कोई यूरोपियन कंट्री के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि रातों रात वो अपने बजट्स डबल कर दे डिफेंस के, नॉट पॉसिबल। और ये जो यूक्रेन का मामला है, ये तो इस साल ख़त्म कर देगा वो। अच्छा। इस साल यूक्रेन जो है विल हैव टू सू फॉर पीस। और जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि जितने इलाके रूस ने कॉन्कर किए हैं वो अभी रूस के हो जाएंगे, डी फैक्टो वहाँ लाइन बन जाएगी, और यूक्रेन जो है वो डिसफंक्शनल किस्म की एक रंप रह जाएगा पीछे, जो कि नेटो का हिस्सा नहीं होगा, एक बफर स्टेट बन जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट रशिया वांट्स। अच्छा। और रशिया, यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि रूस रुकेगा नहीं, आप रूस को थोड़ी सी ढील देंगे वो पूरा खींच ही लेगी, रस्सी पूरी खींच लेगा। और ये पहला कदम है, आप इसको ये ओके कर दें कि जो उन्होंने टेरिटरीज ली हैं वो पक्की उनकी हो गई, तो उसके बाद अगला कदम है वो बाकी जगह पे भी आ जाएंगे, उसके बाद वो रुकेंगे नहीं। तो ये यूरोपियंस ये लाइन लेते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और कितनी देर होगी इस वॉर को? 2 साल 3 साल तो होने जा रहे हैं ना, और काफ़ी नुकसान हुआ है रशिया का, दे लॉस्ट ओवर 100,000 ट्रूप्स। तो मतलब है कि देयर इज नो अनएंडेड सप्लाई ऑफ मैन पावर, एंड उनकी इकोनॉमी भी इतनी तकड़ी नहीं है। तो मेरा सो आई थिंक लाइक डोनाल्ड ट्रंप, मैं नहीं समझता कि रशिया के कोई एम्बिशंस हैं। रशिया की सिर्फ ये है कि हमारे बॉर्डर पे नेटो ना पहुंच जाए। वो इनफैक्ट इट्स द अदर वे राउंड, वो समझते हैं कि इनका इरादे नेक नहीं है, और इसीलिए नेटो बनाया, इसीलिए सब कुछ किया है। और ये कहते हैं कि रशिया के इरादे नेक नहीं है। रशिया इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव डेंजरस इरादास इन माय व्यू। क्यूट। तो यूरोपीय यूनियन जिन खतरों को भांप रही है, उसको देखते हुए क्या उनके पास आफ्टर अमेरिका, अगर अमेरिका छोड़ देता है तो नेटो के पास है सर्वाइवल के चांसेस कि वो अपने लिए नेटो तो नहीं रहेगा ना, तो फिर सोवियत यूनियन की तरह इसका भी अंजाम, नेटो का भी वैसा ही अंजाम, टुकड़े टुकड़े। नहीं, नेटो नहीं रहेगा जिस फॉर्म में है। इनका ये कहना है कि नेटो रखो, हम भी पैसे देंगे, अच्छा। आप अपना डबल करें, हम आधा करते हैं, आप डबल करें। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, ही इज नॉट सेइंग गेट रिड ऑफ नेटो। पहली बात। दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि नेटो की जो एक्सपेंशनिज्म है उसको रोकें। अब नेटो वाज सपोज टू बी डिफेंस, आपने इसको ऑफेंसिव बना दिया। इसको ऑफेंसिव कोई नहीं, आप अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं आपके पास, कन्वेंशनल फोर्सेस को तकड़ा करें और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत कोई नहीं आएगा आपके, अगर आएगा भी तो यू हैव ऑल द कन्वेंशनल वॉर। तो मगर ये ना आप समझें कि आप जाके रशिया को यूक्रेन में बढ़ जाएंगे, फिर बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, फिर तंग करेंगे, ये नहीं होना। वी डोंट वांट दैट। इसलिए यूक्रेन को उन्होंने नेटो से दूर रखा और इनकार कर दिया। और वो कह रहा है कि नेटो कि ये जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि आपने तो इतनी स्पीड के साथ सारे ईस्टर्न यूरोप को नेटो में डाल दिया, उसका क्या मकसद था? रहने देते आप उनको। जो पुराना नेटो था वो वेस्टर्न पास का था, आपने जैसे ही वो ब्रेकअप हुआ सोवियत यूनियन, आप लाइन लगा के सबको लेने आ गए, उनको रहने देते हैं ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो रशिया तो बड़ा कमज़ोर था, वो तो टूट चुके थे रशिया से, वापस तो उन्हें जाना नहीं था।
तो ये इन्होंने ये ड्रामा, वो खैर ऑफ कोर्स अमेरिकन पॉलिसी भी यही थी उस वक्त कोल्ड वॉर की, कि ये नेटो जो है इसको तकड़ा करके रूस को पकड़ के रखे, ये ना फिर से हाथ से ना निकल जाए। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है दैट पॉलिसी वी कांट अफोर्ड। और असली बात ये है, और इसमें असली बात भी है एक, कि अमेरिकन इकॉनमी जो है ना इस वक्त बड़ी ट्रबल में है। अभी लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर आप कहें इजाज़त तो थोड़ी सी उसमें भी बात हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सारी पॉलिसीज इख्तियार की हैं, जिसके अंदर दो उसके पहलू हैं। एक उसका पहलू है रशिया, कोल्ड वॉर, नेटो, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। दूसरा उसका पहलू है टैरिफ्स एंड टैक्सेस। तो वी नीड टू डिस्कस दिस कि ये डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या है, तो उससे पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ये वाले को टैरिफ की तरफ जाने से पहले, कि रशिया को इतनी फेवर्स देने का मतलब क्या रशिया को वक्त से पहले चाइना से डिसएंगेज करना है, जो फ्रेंडशिप चाइना एंड रशिया की? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज रशिया चाइना इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स। आज डोनाल्ड ट्रंप का फिर वार्निंग आई है कि अगर आपने ब्रिक्स में डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश की तो ऐसी थोड़ी फटे चुक देंगे, ऐसा ही है ना। तो वो तो यही चाहेगा कि रशिया को ज़रा खुश करके रखे, ताकि रशिया और चाइना के साथ मिलके गड़बड़ ना करे, और ये बैलेंसिंग एक्ट करना चाहेगा। इस वक्त तो गुंजाइश नहीं थी, बिकॉज रशिया को आपने पकड़ने की कोशिश की हुई थी, तो उसके पास चारा नहीं था कि वो चाइना के साथ मिलके और ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करे। मगर अगर रशिया के साथ अमेरिका के तलकात बेहतर हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ब्रिक्स इतना इफेक्टिव वेपन अगेंस्ट अमेरिका इस्तेमाल हो सकेगा कि नहीं। सो आई थिंक ऑन दैट पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन द राइट ट्रैक। आगे आइए आप कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारा कुछ किया है, इट्स नॉट ओनली फॉर ऑल दिस। आई थिंक बिहाइंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम विद द अमेरिकन इकोनॉमी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन एजेंडा था, उस इलेक्शन एजेंडा में उसने कहा था कि मैं टैक्सेस रिड्यूस करूंगा, मैं टैक्सेस 15% पे ले आऊंगा, हाईएस्ट ब्रैक फॉर कॉर्पोरेट्स। अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, पार्टी ऑफ द रिच रिपब्लिकन पार्टी, राइट विंग, और यही उसका एजेंडा है कि मैंने टैक्सेस कम करने हैं, क्योंकि टैक्सेस कम करने के साथ जो आपकी जेब में पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपकी खरीदो फरोख्त ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो ये एक राइट विंग एजेंडा है। अब जब वो टैक्सेस रिड्यूस करता है, जिस तरीके से वो कह रहा है वो करेगा, तो उसका जो डज लगती है बजट में, वो $1 ट्रिलियन की डज लग जाती है। कितनी? $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन हुआ 1,000 बिलियन। छोटा अमाउंट तो नहीं है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर टैक्स कम कर देता है, और ये पैसे बजट में कहाँ से आएंगे जो कम हो जाते हैं। इस वक्त अमेरिका की जो फिस्कल डिफिसिट है, जो यहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान में कि फिस्कल डिफिसिट जो है, हम खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं और आमदन कम है, उसके साथ कर्जे बढ़ाने पड़ते हैं ना। तो इस वक्त अमेरिका की जो फिस्कल डिफिसिट है, वो मेरा ख्याल 1975 के बाद जो आज फिस्कल डिफिसिट है वो डबल हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अगर उस वक्त 3.5% जीडीपी की फिस्कल डिफिसिट थी, अब 6.5% के करीब उनकी फिस्कल डिफिसिट हो गई है, और डेट जो है वो बहुत बढ़ गई है। इस वक्त अमेरिका की डेट जो है अगले साल तक वो 100% से भी बढ़ जाएगी ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी उनकी ₹1 है तो डेट भी उनकी ₹1 हो जाएगी। इट्स इम्पॉसिबल टू सस्टेन। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम डेट पेमेंट्स नहीं कर सकते, हमारी फिस्कल डिफिसिट 7% पे पहुंची हुई है, ठीक है ना, टैक्स कम है, खर्चे ज़्यादा है। अमेरिका का भी यही हाल है। तो अमेरिका का ये हाल है, तो अमेरिका तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ऐसे काम चलता रहा तो अमेरिका की जो तबाही हो जाएगी, वहाँ तो पिटाई हो जाएगी, वहाँ तो पैसे नहीं होंगे उनके पास कुछ खर्च करने के लिए। तो इसलिए उसने ये प्रोजेक्ट बनाया कि मैंने टैक्सेस कम करने हैं। टैक्सेस जब कम होंगे तो सरमायादार के पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ होगी। ठीक, अच्छा, उस तरफ उसने कहा कि ये तो होगी, मगर अब सूरत हाल ये है कि बजट से पैसे कहाँ से आएंगे। उसने कहा जी टैरिफ बढ़ा दो। टैरिफ बढ़ाओगे तो ये है कि टैरिफ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हाँ। और वो जो टैक्स दे रहा है रिलीफ, वो टैरिफ से पूरी हो जाएगी। हाँ। उसका ये कहना है कि मैं अमेरिकनों के लिए टैक्स कम कर रहा हूँ और आपको अमीर कर रहा हूँ, और फॉरेनर्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ, वो भरें ताकि वो भरें और आपका फायदा हो जाए। ये उसकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसके ऊपर चैलेंज किया जा रहा है कि क्या ये स्ट्रेटजी चलेगी कि नहीं, और ग्लोबल इकोनॉमी हिट करेगी। और ग्लोबल इकोनॉमी का तो सोच ही कोई नहीं रहा ना कि या ये कामयाब भी होगी या नहीं। ये ना हो कि टैक्स कम हो जाए और टैरिफ से पैसे
ना कम हो, ना हो, मतलब ना ज्यादा ना हो, मिल ना जो सके। मिल ना हाँ, सके। जाहिर है वो फिर वो हाँ, काउंटर अटैक आता है तो उसका। फिर क्या होगा? और अगर दूसरों ने भी अपने टैरिफ बढ़ा दिए जी। तो फिर तो किसी का फायदा नहीं है उसके नहीं अंदर। है। तो डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा। हाँ। तो लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक फलसफे को, कि टैक्स कम कर दिया, लोगों को खुश कर दिया, अपने लोगों को, बाहर वाले लोगों के चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया ताकि वो नाराज़ हो जाए, होने दे हों। मगर क्या जितना नुकसान टैक्स रिड्यूस करने से हो रहा है बजट को, जी। क्या उससे ज़्यादा ये उतना ले लेंगे टैरिफ से? नहीं। मगर लोग ये याद करते हैं कि 18वीं सदी में जी, सारा का सारा रेवेन्यू जो यूनाइटेड स्टेट्स का आता था वो टैरिफ से आता था, 100%। ओके। 1900 में 50% आता था, और अब तो कुछ भी नहीं आता। तो डोनाल्ड ट्रंप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लियाकत अली साहब क्या जानना चाह रहे हैं? मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम, और ये बात भी काफ़ी वाज़ेह है कि ईरान पर दोबारा इसराइल जो है एक हमला कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि वो शायद बड़ा हमला करेगा। क्या ये हमला सिर्फ इस वजह से किया जाएगा, ट्रंप ने जो बयान दिया है मिस्र और उर्दन के बारे में कि फ़लस्तीनियों को वहाँ पर बसाया जाएगा, क्या एक लंबी जंग शुरू करना चाहता है इसराइल, और ईरान की जो ताकत है उसको क्या वो ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगा? खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो फिर आलम इस्लाम कहाँ खड़ा होगा, और तमाम दुनिया के जो इस्लामी मुल्क हैं उनकी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा अपने प्रोग्राम में कि इज़राइल का तो ये लॉन्ग टर्म एजेंडा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है, और अगर उसके अंदर रजीम चेंज करनी है तो वो भी हो सकती है। अमेरिका की मदद चाहिए उसके लिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए भी और रजीम चेंज करने के लिए भी। तो वो तो इज़राइल का एजेंडा है, और इज़राइल का बड़ा असर रसूख है अमेरिका के ऊपर। मगर इस वक्त मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इज़राइल चाहेगा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अभी जैसे कहते हैं दी आयरन इज़ हॉट, मगर मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा एजेंडा जो है वो पूरा करना चाहेगा, जिसके ऊपर वो लगा हुआ है, रूस वाला एजेंडा, ब्रिक्स वाला एजेंडा, टैक्स वाला एजेंडा, होम फ्रंट वाली। क्योंकि इसके ये जो इज़राइल का एजेंडा है इसके साथ तो और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और बड़े प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसलिए आई डोंट थिंक अमेरिका इनकरेज करेगा कि अभी करें। अलबत्ता ये एजेंडे पे है कि किसी न किसी स्टेज पे ईरान के अंदर रजीम चेंज करनी है हमने, और ये सूरत बिल्कुल जैसे हो सके नेशनल इंटरेस्ट। पहले तो नेगोशिएशन के साथ करना है ख़त्म, मगर करना ख़त्म है, न्यूक्लियर नहीं ईरान को होने देना। ये है एजेंडा, बट आई डोंट थिंक कि ये इमीडिएट एजेंडा है। इज़राइल का ये है, बट आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप का है। अब आइए, आपने जो दूसरी बात की कि इस्लाम की दुनिया का क्या हो रहा है, देखिए बड़ी अफसोस की बात है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं। ये जी द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, उम्मा, कोई चीज़ नहीं है ऐसी। सियासी तौर पे कोई चीज़ नहीं है ऐसी, ना ही थी। ये बातें हैं सारी, ये हर मुल्क जो है वो अपने मफाद में करता है, उसमें इस्लाम का वो बातें होती हैं इस्लाम की, मगर इस्लाम का कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो ये है कि जी अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बढ़ाना है, एंड सो ऑन। तो ये आप भूल जाएं कि जी वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को या मुस्लिम ममालिक की जो दुनिया है, जो सिविलाइजेशन है, वो उसका आप भूल जाएं, उसको अब सोचे भी ना। आप ये देखें कि करने क्या जा रहे हैं। एक दूसरे को तो ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के साथ तजारत ठीक नहीं करते, और सारे कोई सब घुसे हुए हैं अमेरिका की पॉकेट के अंदर। कौन सा मुल्क है इस्लामिक जो कि अमेरिका का चले अब मोहताज नहीं है, और लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करता। वो मुझे बताएं, एक इंडोनेशिया है जो कि थोड़ा बहुत न्यूट्रल अपना रोल अदा कर रहा है, वहाँ आप कह सकते हैं इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज़, बट वहाँ भी इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद इट। हम तो बिल्कुल मोहताज हैं, एंड सो मैनी ऑल दिस कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट, दे कांट डू विदाउट द अमेरिकन्स। तो क्या होगा मुस्लिम वर्ल्ड का? वही जो पहले होता जा रहा है, और भी होगा ऐसे ही। हमने क्या किया? कंट्रीज़ वर डिस्ट्रॉयड, सीरिया वॉज डिस्ट्रॉयड, लिबिया वॉज डिस्ट्रॉयड, इराक वॉज डिस्ट्रॉयड। क्या किया मुसलमान के जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं? इजिप्ट उनके साथ चला गया, जॉर्डन उनके साथ चला गया, यूएई उनके साथ चला गया। तो क्या रह गया आपके पास? जिनके पास चार पैसा है वो उधर चले गए और चुप करके बैठे रहे जब व्हेन द अदर कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट वर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए प्लीज़, मैं आई डोंट वांट टू हियर अबाउट द मुस्लिम उम्मा, नेशन स्टेट्स, स्टेट इंटरेस्ट्स, no friends, no, only masters, and then vested interests.